Yes, we are live now. Hello friends, this is विश्वास. वेलकम टू ऑक्सफोर्ड क्लासेस. डिस्कस करें हम लोग आज के टॉपिक को, यानी कि कल के टॉपिक से आगे ले चलते हुए आज हम डिस्कस करेंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. यानी कि इसके पहले कि हम लोगों ने प्रोनाउन के कई पार्ट पढ़ लिए हैं दोस्तों, तो आप लोग ज़रूर जा करके उसको देखिए. और जो भी बच्चे इस चैनल पर नए हों वो जल्दी से चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कर दें दोस्तों. आइए हम सेशन को आगे ले चलते हैं, देखते हैं क्या है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है भाई? ये होता है आपका, जैसे कि आप लोग समझ लीजिए कि डिमॉन्स्ट्रेटिव क्या होता है. डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन प्रोनाउन इंडिकेट और पॉइंट आउट. ठीक है भाई. इंडिकेट और ध्यान दीजिएगा, इस वर्ड पर नजर डालिएगा. इंडिकेट और पॉइंट आउट. ठीक है भाई. किसी चीज को इंडिकेट करेगा या पॉइंट आउट करेगा. किससे भाई? टू द नाउन से. नाउन का यानी कि नाउन के बारे में बताने की कोशिश करेगा. क्या करेगा? उसको रिप्लेस भी करेगा. करेगा कि नहीं भाई? दैट द रिप्लेसिंग. भाई अब ये प्रोनाउन का काम कर रहा है, तो प्रोनाउन नाउन का सब्स्टिट्यूट होता है और नाउन रिप्लेसिंग वर्ड को ही क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं. और इसको हम क्या यूज कर सकते हैं भाई? एज अ प्रोनाउन के रूप में. बात सुन में. तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस इंडिकेट और पॉइंट आउट. ठीक है भाई. ये पॉइंट याद रखिए, इंडिकेट करता है या फिर संकेत करता है नाउन को उसके स्थान को रिप्लेस करने के लिए. अब इंडिकेट कैसे करेगा? इंडिकेट करने के लिए सेंस ये है कि इसमें आपको चार तरीके के वर्ड को ध्यान रखना है. पहला ध्यान दीजिएगा, दिस, दैट, दीज, दोज. ठीक है भाई. दिस, दैट और दीज एंड दोज, दैट इज योर फोर टाइप्स ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. अब यही आपको जब एडजेक्टिव में भी पढ़ेंगे, ध्यान से एक एक बात नोट डाउन करते चलिएगा और रफ पेन पेपर ले करके बैठिएगा. दिस, दैट, दिस, दोज, ये यहाँ पर हम इनको कैसे यूज कर रहे हैं? डिमॉन्स्ट्रेटिव के प्रोनाउन के रूप में. जैसे हम कह दें भाई, यहाँ समझिएगा, दिस इज अ बॉय, है कि नहीं? तो यहाँ पर दिस क्या है? एज अ सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है. और सब्जेक्ट के रूप में क्या है भाई? एक डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है. क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है. बात समझ में आ गई? बट जैसे कि यहीं पे मैं कह दूं, दिस बॉय इज वेरी डर्टी, है कि नहीं दोस्तों? दिस बॉय इज वेरी डर्टी. दिस अब इज यूज एज अ एडजेक्टिव. अब दिस का प्रयोग यहाँ पर किसके रूप में किया गया है? एज एडजेक्टिव के रूप में किया गया. बिकॉज बॉय इज अ नाउन और नाउन क्वालिफाइंग वर्ड दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव. तो ये क्या है भाई? आपका एडजेक्टिव है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो दोस्तों, दिस, दैट, दिस, दोज में वी यूज एज अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड वी यूज एज अ एडजेक्टिव. तो दोनों आप देखते चलिएगा, क्योंकि हम इनका प्रयोग प्रोनाउन के रूप में भी करते हैं और एडजेक्टिव के रूप में भी करते हैं. ठीक है भाई, ये समझ में आ गया? तो अभी बात हमको इसको नहीं करनी है, बात हमको डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की करनी है. ठीक है दोस्तों, आइए डिस्कस करते हैं क्या है हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. दिस, दैट, दिस, दोज, दैट इज ये फोर टाइप्स ऑफ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. अब ये पॉइंट आउट करेंगे किसी की तरफ. अब यहाँ दिस का यूज समझते चलिएगा, सिंगुलर फॉर्म में करते हैं. किस फॉर्म में करते हैं? सिंगुलर फॉर्म में करते हैं. और कब प्रयोग किया जाएगा? जब आपको किसी वस्तु का नियर का सेंस देना होगा. दिस का प्रयोग हम सिंगुलर फॉर्म में करेंगे जब आपकी एक वस्तु होगी और पास की कोई वस्तु होगी, तो वहां पर किसका यूज करेंगे? दिस का यूज करेंगे. दैट का यूज, देखिए दोस्तों, दैट का यूज हम सिंगुलर फॉर्म में करते हैं
बट किसके सेंस में करते हैं, फॉर के सेंस में करते हैं। यानी कि कोई ऐसी वस्तु है जो कि दूर है, दूर के लिए हमको क्या बताना है भाई, फॉर का सेंस। ठीक है भाई। दिस का यूज कहाँ करेंगे, दिस का यूज हम प्लूरल फॉर्म में करते हैं। किस फॉर्म में करते हैं, प्लूरल फॉर्म में। बट एज अ नियर अबाउट के सेंस में, नियर के सेंस में ध्यान दीजिएगा, दोज का प्रयोग हम लोग प्लूरल फॉर्म में करेंगे, बट इसको फॉर के सेंस में करेंगे। बात यहाँ से स्पष्ट हो जानी चाहिए कि दिस और दिस का प्रयोग, यदि आपको, मैं यहाँ फिर से लिखना चाहूंगा, ध्यान समझिएगा, इस पे नजर जरूर देखते रहिएगा। लेकिन यहाँ मैं लिख रहा हूँ दिस और दिस, दिस और दिस, ये दो वर्ड हमने लिखे हैं। तो दिस का यूज ध्यान दीजिएगा, ये सिंगुलर, यदि कोई एक वस्तु होगी और वो किस कहाँ होगी, नियर होगी, तो हम कैसा यूज करेंगे, दिस का प्रयोग करेंगे। यदि वह वस्तु कई सारी वस्तुएं होंगी तो हम नियर के ही सेंस में प्लूरल फॉर्म में दिस का यूज करेंगे। आर यू गेटिंग पॉइंट? इफ योर ऑब्जेक्ट or near and your object is in singular number, we use as this pronoun as this, है कि नहीं दोस्तों। if your object about near and object, your object is in plural form, we use plural number this, है कि नहीं दोस्तों। तो हमको this को यूज करना पड़ेगा और this नियर के सेंस में आएगा। ठीक है भाई, चले, ये बात समझ में आ गई। वही बात यहाँ मैंने डिफाइन किया, दिस का प्रयोग सिंगुलर नंबर नियर के सेंस में और दिस का प्रयोग प्लूरल नंबर फॉर के, सॉरी, नियर के सेंस में, प्लूरल फॉर्म। अब दैट का प्रयोग सिंगुलर नंबर फॉर के सेंस में, दोज का प्रयोग प्लूरल नंबर में फॉर के सेंस में। यहाँ मैं लिख देना चाहता हूँ, अब दैट और यहाँ पर दोज, दैट का प्रयोग हम लोग ये सिंगुलर फॉर्म में करते हैं। सिंगुलर फॉर्म में कब, फॉर के सेंस में, और वस्तु वही कई सारी वस्तुएं हैं और उसको हम प्लूरल फॉर्म में यूज करें और किसके सेंस में, दूरी के सेंस में। ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई। तो यही अंतर है आपका, जान लीजिए, दिस और दैट, दिस और दोज में। ठीक, दिस और दिस सिंगुलर प्लूरल नियर के सेंस में, दैट और दोज सिंगुलर प्लूरल फॉर के सेंस में। ठीक है दोस्तों, चलो एग्जांपल दे दें आपको। एग्जांपल देखिए, समझ, बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक है भाई, बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल भी हैं, आपको दे दें। चलिए समझिए, बहुत अच्छे टॉपिक है, इससे क्वेश्चन भी बनाए जाते हैं, आपके एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं। अभी हम बताते हैं दोस्तों कैसे, इसको जरूर देखिएगा, पॉइंट आउट और इंडिकेट। ठीक, चलिए देखिए, जैसे आप लोग जानते हैं, हम कह दे भाई दिस इज माई हाउस, एग्जाम्पल के तौर पर दिस इज माई हाउस, है कि नहीं, बताइए। जैसे हम कहें दैट वॉज माई पेन, ये दैट वॉज माई पेन। अब इसी तरीके से कह दे भाई दोज आर माई फ्रेंड्स, माई फ्रेंड। अब देखिए फ्रेंड हो गया, आर लग गया, यानी कई सारे फ्रेंड हैं। यहाँ पेन था, एक ही पेन था, वॉज लग गया। यहाँ कई सारे जो है आपके एक ही हाउस था, इसलिए इज लग गया। ठीक है भाई, जैसे हम कहते हैं दीज आर माई हाउसेस, ये माई हाउसेस। तो ये सब आपको क्या है भाई, या दीज आर माई बुक्स कर लीजिए भाई, ये सबसे अच्छा। ठीक है, तो आपको दिस दैट और दिस दोस का प्रयोग इस तरीके से करना। ये तो आपका बेसिक लैंग्वेज में, बोलचाल की भाषा में हम इनका प्रयोग करते हैं। ग्रामेरियन आपके एग्जाम में किस तरीके से पूछते हैं ये समझिएगा दोस्तों, कैसे पूछते हैं भाई। अब आपको यहाँ समझना है, देखिए एग्जाम्पल देते हैं किस तरीके से एग्जामिनर आपसे, एग्जाम में आपसे गलती पूछता है।
The water of the Ganga is sweeter than any other is sweeter than any other river of India चलिए बताइए भाई. The water of the Ganga is sweeter than any other river of India. इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में, जो आपका सेंट्रल लेवल तो नहीं कह सकता, आपके CHSL CGL सेंट्रल लेवल में ही पूछ जाता है, स्टेट में नहीं कह सकता. स्टेट में आपको सिर्फ दिस और दैट को पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछने के लिए आता है. ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा कि स्टेट लेवल में आपको ये डेमोन्स्ट्रेटिव पर आपको इनका पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछने के लिए आता है. तो ध्यान दीजिएगा, आप लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच डिफाइन कैसे करेंगे, तो वही मैंने कहा यहाँ से समझिए. जैसे हमने कह दिया दिस इज माई हाउस, ये मैंने वर्ड लिखा. दूसरा कह दें दिस हाउस इज माइन. ठीक है भाई, यहाँ पर तो आप बात को समझिएगा दोस्तों. दैट इज योर सब्जेक्ट और सब्जेक्ट यूज एज अ प्रोनाउन, है कि नहीं भाई, नाउन और प्रोनाउन. तो इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, प्रोनाउन है कि नहीं दोस्तों, प्रोनाउन है. बट दिस, अब इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, दैट इज योर नाउन. नाउन क्वालिफाइंग वर्ड इज कॉल्ड एडजेक्टिव. दैट्स पार्ट्स ऑफ स्पीच इज नेम एज द एडजेक्टिव. क्या नाम है भाई इसका, एडजेक्टिव. तो इनको डिफाइन कर लीजिएगा, जो आपके स्टेट लेवल के एग्जाम पूछा जाता है, जैसे टेट और सुपर टेट में. ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ गई ना. तो इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत रखिएगा, क्योंकि इस तरीके के एग्जाम आपका सेंट्रल लेवल पूछता है, और इस तरीके के आपका एग्जाम यानी कि जो पैटर्न है आपके स्टेट लेवल पे पूछे जाते हैं. ध्यान रखिएगा पार्ट्स ऑफ स्पीच में. ठीक, तो इसका एडजेक्टिव देखिए, वर्ड वही है, बस यूज कैसे करते हैं. हम एक बात आपको समझाना चाहते हैं दोस्तों, कि कोई भी वर्ड देखने से कुछ भी नहीं लगता. ध्यान से हमारी बात समझिएगा, कोई भी वर्ड देखने से कुछ भी नहीं होता जब तक हम उसका यूज नहीं करते. जब हम वर्ड का यूज कर देते हैं, प्लेस उसका निर्धारित कर देते हैं, तो वहाँ पर उसका फंक्शन, फॉर्म और क्या है, ये सब वो डिसाइड करता है. ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा. अब यहाँ पर ये नाउन है, ये प्रोनाउन है, यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव है. ठीक, अब इसको करेक्ट करिए भाई, करेक्ट करिए इसको. नहीं समझ में आया भाई कुछ, चलिए देखिए. तो यहाँ पर इस बात को समझिए, द वाटर ऑफ द गंगा इज स्वीटर देन एनी अदर रिवर. एक बात को समझिएगा दोस्तों, यहाँ पर बात कर रहा है वाटर ऑफ द गंगा, गंगा के पानी की बात कर रहा है, जो कि स्वीटर है, किससे, कंपेरेटिव डिग्री है, और कंपेरेटिव डिग्री है देन लगा हुआ है. यहाँ तक बात सही है कि नहीं. अब गंगा के पानी की बात कर रहा है, और यहाँ बात कर रहा है एनी अदर रिवर. तो एनी अदर रिवर से नहीं कंपैरिजन करना है, एनी अदर रिवर की, जो अदर रिवर है आपकी, उनकी भी पानी से तुलना करना है. ध्यान से बात सुनिएगा, यानी कि जब यहाँ पर गंगा के हम पानी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी अन्य नदियों की हमको पानी की ही बात करना पड़ेगा. तो पानी की बात करने के लिए यहाँ पर हमको किसको यूज करना है, यहाँ पर देन, दैट ऑफ, देन क्या लगाएंगे, दैट ऑफ एनी अदर है कि नहीं भाई, रिवर. यहाँ रिवर लिख लीजिएगा, यहाँ पर ऑफ इंडिया. बात समझ में आ गई दोस्तों. ठीक, चलिए एक एग्जांपल और देते हैं, देख लीजिएगा. द मैंगोज ऑफ दिल्ली इज sweeter than, the mangoes of Delhi is sweeter than, बनाइए इसको.
द क्लाइमेट ऑफ इलाहाबाद इज बेटर देन लखनऊ। दो सेंटेंस दिए भाई, करेक्ट करिए। बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये। किस तरीके से आपके एग्जाम में पूछा जाता है दिस दैट दिस का प्रयोग, उनको बताइए। करेक्ट करिए इनको। हो गया। आइए देखते हैं यहाँ पर क्या समस्या आ गई। आइए चलते हैं। द मैंगोज ऑफ दिल्ली, दिल्ली के आम है कि नहीं। अब यहाँ पर मैंगो क्या है, प्लूरल फॉर्म में है। किस फॉर्म में है, प्लूरल फॉर्म में। इज स्वेटर देन, जो कि स्वेटर कंपैरेटिव डिग्री देन ले लिया। मुंबई से तो अच्छा नहीं है भाई, क्या कह रहा है, मुंबई से अच्छा होगा या मुंबई के आम से अच्छा होगा, तो मुंबई के आमों से अच्छा होना चाहिए था। अब यहाँ पर आम कैसा, प्लूरल फॉर्म में है। अब प्लूरल फॉर्म के लिए हम क्या यूज करेंगे, दैट का प्लूरल फॉर्म यूज करेंगे। क्या हो जाएगा, दोस। क्या यूज हो जाएगा, दोस देन दोस ऑफ मुंबई। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है भाई। दोज क्यों हुआ समझ में आ गया, क्योंकि मैंगो आपका क्या है, प्लूरल है, इस वजह से यहाँ क्या लगा दिएगा, दोज। यहाँ क्या करेंगे, द क्लाइमेट ऑफ इलाहाबाद। अब इलाहाबाद की जो जलवायु है वो किससे बेटर है, लखनऊ से बेटर है, लखनऊ की जलवायु से। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो यहाँ पर क्या करेंगे, देन दैट ऑफ। अब यहाँ दैट क्यों लगा दिया, क्योंकि इलाहाबाद क्लाइमेट, क्लाइमेट दैट इज अनकाउंटेबल। और इसको क्या करेंगे, देन दैट ऑफ लखनऊ। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है। तो इस तरीके से आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इनका आप यूज करके देख लीजिएगा भाई। ठीक है, चलिए आइए अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर। ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। देखिए दोस्तों, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव यो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, सॉरी बच्चों, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की बात कर रहा है। चलिए देख, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट करना, क्या करना, डिस्ट्रीब्यूट करना एवरीथिंग, डिस्ट्रीब्यूट करना एवरीथिंग, है कि नहीं भाई। और जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम कोई चीज बांटेंगे, है कि नहीं भाई, यानी कि बांटेंगे। डिस्ट्रीब्यूट मीन्स होता क्या है, बांटना, एक समय पर एक ही व्यक्ति को बांटेंगे। बात को समझिए। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, जैसे कि आपको कह दे इज, आइदर, नीदर, ये आपके क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं। ठीक है भाई, ठीक, ये आपको क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं दोस्तों। और इनका जब भी प्रयोग किया जाता है, किसके सेंस में किया जाता है, प्रत्येक, ध्यान दीजिएगा, किसके सेंस में किया जाता है, प्रत्येक के सेंस में किया जाता है दोस्तों। ठीक है, बात समझ में आ रही भाई, प्रत्येक के सेंस में किया जाता है भाई। चले जी। अब ये प्रत्येक के सेंस क्या है, यानी कि एक बात अब यहाँ ध्यान समझिएगा हमारी बात, कि हम एक ही समय में एक ही व्यक्ति को कोई वस्तु हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। एक समय में एक ही व्यक्ति को कोई वस्तु डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, एक साथ तो कई सारे, एक समय में कई सारे व्यक्तियों को डिस्ट्रीब्यूट तो नहीं किया जा सकता, है कि नहीं। तो एक ही समय में एक व्यक्ति को एक ही बार में डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, तो दैट इज योर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। और इज, आइदर और नीदर को क्या कहते हैं भाई, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इसका जो सबसे अहम रोल होता है, इसके बाद ध्यान दीजिएगा, इसके बाद ऑफ लग करके आता है, और ऑफ के बाद जो आने वाला नाउन होता है वो हमेशा कैसे होता है, प्लूरल होता है। क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन
हमेशा कैसा होगा, प्लूरल होगा, लेकिन जो आने वाली वर्ब होगी वो कैसी होगी, सिंगुलर होगी। ठीक है भाई, जैसे हम कहते हैं, ध्यान समझिएगा, यही चीजें जो वर्ब को लेकर चल रहा हूं मैं, यही चीजें आपको वहां पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में फिर आपको यही पार्ट मिलेंगे। जैसे हम कहते हैं, बताइए भाई, जरा इस पर विचार करिए, बताइए इसको करिए भाई, डू एवरीवन इमीडिएटली करिए भाई। नहीं होगा, चले आइए देखते हैं। ईच ऑफ द स्टूडेंट, हमने कहा ईच आइदर नेदर के बाद आने वाला नाउन प्लूरल फॉर्म वर्ब हो, कैसे होगा, सिंगुलर फॉर्म। ईच है, नाउन कैसे है, प्लूरल है, ठीक है, नाउन प्लूरल का वर्ब कैसा होना चाहिए, सिंगुलर, क्योंकि हम जानते हैं आपके बाद आने वाले यानी किसी भी, नोट करिएगा एक पॉइंट, प्रीपोजिशन, किसी भी प्रीपोजिशन के बाद आने वाला कोई भी नाउन या प्रोनाउन, उसका केस हमेशा कैसा होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है। ये किस केस में है, ऑब्जेक्टिव। तो इस वर्ब के लिए सब्जेक्ट चाहिए, ये तो आपका ऑब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट कौन है, इज, और इसका अर्थ होता है क्या, प्रत्येक, और प्रत्येक के लिए सिंगुलर सा सब्जेक्ट आएगा, कौन, हैज। ठीक है भाई, यहाँ पर क्या आ गया, हैज, ईच ऑफ द स्टूडेंट हैव कंप्लीटेड हिज वर्क। ठीक है, अब एक एक का यूज देखेंगे कैसे किया जाता है भाई, एक एक का यूज देखेंगे, समझिए। ईच का प्रयोग ध्यान दीजिएगा, यहां मैं लिख रहा हूं, ईच का प्रयोग ध्यान समझिएगा, टू आर मोर देन टू, मोर देन टू पर्सन्स और थिंग्स, दो या दो से अधिक व्यक्तियों व वस्तुओं के लिए हम किसका यूज करते हैं, इस का प्रयोग करते हैं। ठीक है भाई, जैसे इसको हम कह सकते हैं वन आउट ऑफ टू, वन आउट ऑफ टू, या वन आउट ऑफ मेनी, या गिवन, वन आउट ऑफ मेनी या गिवन। ठीक, वन आउट ऑफ मेनी और गिवन बी यूज इज। अब इसका एग्जांपल दे दे भाई, each of these girls rewarded, correct this, each is responsible for the carelessness, each is responsible for the carelessness। करेक्ट करिए भाई इनको, तो फिर आगे चलते हैं, करेक्ट करिए। बोलिए भाई, हो गया। देख, अब यहाँ पर क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है, ईच है और दो या दो से अधिक आपको, यानी कि वन आउट ऑफ गिवन का भाव प्रकट होता है, तो जितना भी दिया जाए आपको हमेशा उसमें ईच का प्रयोग करना है। तो ईच के बाद आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल फॉर्म में, और वर्ब हमेशा कैसा, सिंगुलर फॉर्म में क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। ठीक,
यहाँ पर इज के साथ क्या है, इज आ गया, रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लियर यानी केयरलेसनेस, यानी कि सभी अपने केयर के लिए जिम्मेदार हैं। तो ये सेंटेंस आपका सही है, ये सेंटेंस आपका गलत है, ये आप बना लीजिएगा इसको। ठीक, वन आउट ऑफ गिवन का सेंस वन आउट ऑफ मेनी या गिवन, जितना भी दी जाए उनमें से एक का भाव प्रकट करेगा कौन, इज। टू आर मोर देन टू पर्सन आर थिंग, वी यूज इज। ठीक, अब इधर की बात करें, इधर की बात करें, ध्यान समझिएगा भाई। इधर EITHER, अब इधर क्या है भाई, वन आउट ऑफ टू, क्या होता है, वन आउट ऑफ टू। ठीक है, वन आउट ऑफ टू। अब इसको हिंदी में कह सकते हैं दो में से कोई एक, दो में से कोई एक। ध्यान दीजिएगा, सिर्फ कितने व्यक्ति या वस्तु की बात कर रहा है, सिर्फ दो की बात कर रहा है, दो में से प्रत्येक का भाव प्रकट करेगा। ठीक है भाई, जैसे हम कह दें आइदर ऑफ द थ्री persons are guilty, either of the three persons are guilty। करेक्ट दिस सेंटेंस, सेंटेंस को बनाइए। करिए भाई, ये सेंटेंस सही करिए भाई। बना लीजिए, फिर आगे चलते हैं इनको। चल देखिए, आइए देखते हैं। यहाँ पर समस्या मैंने कहा कि आइदर का प्रयोग वन आउट ऑफ टू, दो के लिए किया जाता है। इसका दो के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, आइदर का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर थ्री पर्सन से नहीं होना चाहिए, सेंटेंस आपका गलत हो गया। ध्यान दीजिएगा, यदि आपको ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए, यह ध्यान दीजिए, आइदर आप द फोर स्टूडेंट, यहाँ पर भी ये क्या है आपका, फोर स्टूडेंट दिए गए। पहली बात तो आइदर का प्रयोग नहीं होगा, या फिर हम फोर स्टूडेंट का प्रयोग नहीं करेंगे। और दूसरी गलती जो यहाँ पर, यदि आइदर लगा हुआ है तो आने वाली वो कैसी होगी, सिंगुलर होगी। इस कर दीजिए भाई, यहाँ पर आइदर लगा हुआ है तो आने वाली वो कैसी हो जाएगी, हैज हो जाएगी। यहाँ पर देखते हैं थ्री गर्ल्स की बात कर रहा है, जो कि आइदर लगा करके दिया गया है, ये गलत है और वो भी गलत है। इस कर दीजिए। यहाँ पर क्या किया, आइदर लगा है, टू की बात किया है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात है, यहाँ सही होना चाहिए। बट क्या गलती दे दिया है, यहाँ पर वोर दे दिया है, जो कि गलत है। यहाँ क्या होना चाहिए, वॉच होना चाहिए, क्योंकि हम किसको यूज करते हैं, सिंगुलर फॉर्म में यूज करते हैं। अब ये गलती है, जरा ध्यान समझिएगा। ठीक, यदि दो से अधिक, ध्यान से बात समझिएगा, दो से अधिक, यहाँ पर हमने क्या किया, आइदर प्रयोग वन आउट ऑफ टू, यानी दो में से एक का ही भाव प्रकट करना है। जैसे यहाँ पर दो दिए जाए
और एक का भाव प्रकट करना है तब आइदर का यूज करना है। यदि दो से अधिक हो गए, दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु हो गए तो आइदर का प्रयोग किस में करेंगे हम? तो आइदर को हम चेंज करेंगे एनी वन। किस में चेंज करेंगे भाई? एनी वन या एनी में चेंज कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, एनी वन या एनी में चेंज कर देंगे, तब हम वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे? मोर देन। इसका प्रयोग किसके लिए करेंगे? आउट ऑफ टू गिवन। ठीक है भाई, दो से अधिक देने पर किसका यूज करेंगे? आइदर के स्थान पर एनी वन या फिर एनी का प्रयोग। अब यहाँ पर जैसे 3% दिया है तो यहाँ पर आइदर का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा, किसका? एनी वन या फिर एनी का। ठीक है भाई, ध्यान समझ में आ गया? यहाँ पर भी वही कंडीशन होगी। तो आप जैसे भी गलती देगा फाइंड आउट कर लीजिएगा। पहली बात तो इस एक साथ तो कई सारी गलतियां देगा ही नहीं। अगर यहाँ पर इस करके दे दिया है दोस्तों, इस तरीके से ध्यान दीजिएगा, यदि यहाँ पर इस करके दे दिया है तो गलती आपको किसमें मिलेगी? इसमें मिलेगी, है कि नहीं? लेकिन यदि यहाँ पर क्या करके दिया है? आर करके दिया है और यहाँ पर किसका वर्णन किया? जैसे कि मैं इस सेंटेंस के बारे में बात करूं तो यहाँ सेंटेंस हम इस तरीके से पार्टीशन कर दें, आइदर आप 3%, ये यहाँ से पार्टीशन मैंने कर दिया, तो आप गलती किस में करोगे? और यहाँ पर आर कर दिया है, आइदर आप 3% आर गिल्टी, गलती किस में करोगी? बताइए भाई जरा। तो गलती दोनों पार्ट में हो सकती है। यहाँ भी क्योंकि 3% दिया है तो पहली बात हमको किसे यूज करना है? एनी वन या एनी का यूज करना है यहाँ। और दूसरे में क्या होना चाहिए? क्योंकि ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज करते हैं, तो इस तरीके से एग्जामिनर कभी गलती नहीं करेगा। तो यहाँ पर आपको इज लगा करके देगा भाई, ठीक है? इज लगा कर देगा, गलती तब इसमें करेगा, है ना? या फिर इज लगा करके नहीं देता है, आर देगा, तो यहाँ पर जैसे इस तरह की गलती देगा, 2 देगा तब यहाँ पर वर्ड लगा करके देगा, इस तरीके की 2 भी देगा। यहाँ 2% की बात करेगा तब यहाँ वर्ड लगाएगा या वाज लगा देगा वर्ड, ठीक है ना? तो ये गलती आप सुधार लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। यदि आइदर का प्रयोग दो में से किसी एक को बताने के लिए या फिर जो है किस में चेंज कर देंगे? एनी वन या एनी में, किसमें? जब दो से अधिक बातें बतानी हो। ध्यान से हमारी बात सुनिएगा कि आइदर का प्रयोग यदि दो के लिए हुआ है, दो व्यक्ति या वस्तु के लिए, तो हम आइदर का यूज करेंगे। यदि दो से अधिक व्यक्ति वस्तु हो गए तो हम आइदर को चेंज कर देंगे, एनी वन या एनी में चेंज करेंगे। दैट्स ऑल। ठीक है दोस्तों, चले आगे, आइए डिस्कस करते हैं आगे। अब बचा आपका एक नीदर की कंडीशन। ठीक है भाई, नीदर की कंडीशन जरा ध्यान समझिएगा। नीदर, अब नीदर क्या है भाई? ठीक, नन, वन आउट ऑफ टू, दो में से कोई कभी नहीं। भाव देने के लिए हम किसका यूज करते हैं? नीदर के यूज करते हैं। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल दे दें, नीदर हैज या नीदर ऑफ द टू बॉयज, neither of the two boys has helped us। अब यहाँ पर देखिए, दो में से किसी एक भी बॉय ने, किसी एक भी लड़के ने मदद नहीं की, उसकी मदद नहीं की। तो यहाँ पर देखिए हमने बताया, इनके बाद आने वाला नाउन कैसा होगा? प्लूरल होगा। वर्ब कैसी होगी? सिंगुलर होगी। यहाँ पर दोनों सही है, तो यहाँ पर किसके भाव, कितने व्यक्ति के भाव है? 2। अब यहाँ पर 2 से अधिक दे दिया, नीदर ऑफ द 3 बॉयज, क्या कर दिया? 3 बॉयज। तो आप क्या करेंगे भाई जरा बताइए, तो क्या करना है? तो नीदर के स्थान पर यदि 2 से अधिक दे दिया जाए, 2 से अधिक की बात कर दिए जाए, तो नीदर के स्थान पर किसको चेंज कर देंगे? नन को। क्या रिप्लेस कर देंगे? नन। यदि 2 से अधिक व्यक्ति या वस्तु की भाव प्रकट आए तो नीदर को हम नन में चेंज कर देंगे। यहाँ पर जैसे कहते हैं भाई, नीदर ऑफ द 4 स्टूडेंट हैव डन दिस वर्क, यहाँ पर मैं लिख दूं, नीदर ऑफ द 4 स्टूडेंट्स हैज डन दिस वर्क, हैज डन दिस वर्क, डन दिस वर्क।
तो यहाँ पर 4 वस्तु यानी 4 स्टूडेंट की बात कर रहा है, तो यहाँ पर हम नीदर का यूज नहीं करेंगे, किसका यूज करेंगे, नन का यूज करेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट दोस्तों? एक एक पॉइंट आपको हर एक एग्जाम में पूछने के लिए जो पूछा जाता है वो किस तरीके से पूछा जाता है ये हम आपको क्लियर करके दे रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से नन ऑफ द 3 गर्ल्स, ठीक है, हम इसको करेक्ट कर सकते हैं। चले भाई आगे, आइए ले चलते हैं दोस्तों आपको आगे की तरफ। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन समझ में आ गया कि नहीं भाई? समझ में आ गया? चलिए आइए चलते हैं, आपको ले चलते हैं आगे की तरफ। आगे की तरफ क्या करना है, जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ध्यान समझिएगा। क्या पढ़ते हैं? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है क्या, समझिएगा। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, अब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हम जानते हैं कि जो जो प्रश्न पूछने का काम करे, है कि नहीं, जो प्रश्न पूछने का काम करे। अब प्रश्न पूछने के काम के लिए कैसे भाई, क्या क्या हो सकते हैं जरा बताइए। हु हो सकता है, विच हो सकता है, ये प्रश्न पूछते हैं कि नहीं भाई। अब इसे में आप क्या आता है, व्हाट भी आता है, ये सब प्रश्न पूछते हैं भाई। वुज भी आता है, वुज आता है, हु आता है कि नहीं भाई, हु तो लिख लिया आपने, हुम आता है। ये बात समझ में आ गई। ये हु, विच, व्हाट, हुज और हुम का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, एज ए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में करते हैं भाई। किसके रूप में, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में करते हैं। अब क्या समस्या आ गई, ठीक। चलिए आइए अब यहाँ पर समझते हैं कैसे इनका प्रयोग किया जाता है। ध्यान से देखिएगा, हु और हुम, ये दो प्रोनाउन यानी कि ये जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, इनका प्रयोग किसके लिए किया जाता है, इनका प्रयोग व्यक्तियों के लिए किया जाता है। किसके लिए भाई, व्यक्ति के लिए, व्यक्ति के लिए, ठीक है भाई। और विच का प्रयोग व्यक्ति या वस्तु के, व्यक्ति या वस्तु दोनों के लिए किया जाता है, वस्तु दोनों के लिए। लेकिन कहाँ किया जाता है, जब सिलेक्शन का भाव हो, जब सिलेक्शन का भाव हो, सिलेक्शन का भाव यानी कि जब हमको व्यक्ति और वस्तु में किसी को चुनना है, यानी चाहे वो आपको चुनाव करना हो, यानी कि उसमें सिलेक्शन का भाव सिलेक्ट करना हो, चाहे वस्तुओं में कोई चीज़ सिलेक्ट करना हो, विच ऑफ द बुक्स, है कि नहीं, कौन सी किताब, तो वहाँ पर विच ऑफ द पर्सन, विच पर्सन, कौन सा व्यक्ति, तो वहाँ पर आपको जब चुनाव करने की बात आए तो चाहे व्यक्ति हो या वस्तु हो, उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, विच का प्रयोग करते हैं। लेकिन अब सिर्फ व्यक्ति और व्यक्ति और वस्तु, व्यक्ति के लिए सिर्फ किसका यूज करते हैं, हु और हुम का प्रयोग करते हैं। बात समझ में आ रही है कुछ भाई, बताइए। अब जरा समझिए, अब इसमें अंतर क्या है, इसमें हु और हुम में हु का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, सब्जेक्टिव केस में करते हैं। किस केस में, और सब्जेक्टिव केस में करते हैं। तो इनके बाद आपको क्या आना चाहिए, वर्ब आना चाहिए। जबकि होम का प्रयोग हम लोग ऑब्जेक्टिव केस में करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस में करते हैं। और इनके बाद आपको किसी न किसी सब्जेक्ट यानी अन्य क्लास की आवश्यकता पड़ती है, ये ध्यान रखिएगा भाई। हु का प्रयोग सब्जेक्टिव केस में, होम का प्रयोग ऑब्जेक्टिव केस में, यानी कि इसके बाद किसी न किसी सब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है। चले चलिए आइए देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। आप समझिएगा दोस्तों, समझिएगा। जैसे हमने कह दिया व्हाट इज योर नेम। अब यहाँ क्या है भाई, आपको आपने एज ए प्रोनाउन के रूप में काम कर लिया, एडजेक्टिव के रूप में, सॉरी, आप प्रोनाउन के रूप में काम कर लिए। और प्रोनाउन कैसे, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में काम कर लिए। क्या कह रहा है, व्हाट इज योर नेम, है कि नहीं, बात समझ में आ गई।
चलिए आइए अब हुज की बात करते हैं। हुज आपका क्या होता है, ये पजेसिव एडजेक्टिव होता है। क्या होता है, और पजेसिव एडजेक्टिव यानी कि ये एडजेक्टिव का काम करेगा तो किसी न किसी नाउन के पहले आएगा। जैसे हम कहते हैं भाई हुज बुक इज लॉस्ट, कौन सी किताब खो गई, कौन सी किताब खो गई। हुज क्या है, दैट इज योर एडजेक्टिव। किसको क्वालिफाई कर रही है, नाउन को। देखिए ये नाउन है और नाउन को क्वालिफाई करने वाले शब्द को क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं दोस्तों। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही कुछ। जैसे हम कहते हैं, अब सिलेक्शन का भाव के लिए दिखा देते हैं। देखिए विच ऑफ दीज या विच ऑफ दीज टीचर्स, विच ऑफ दीज टीचर्स मिस्टर पटेल, मिस्टर पटेल, विच ऑफ दीज टीचर्स मिस्टर पटेल। तो विच ऑफ दीज टीचर्स, इसमें से कौन से अध्यापक मिस्टर पटेल हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है कुछ। चले भाई, तो इस तरीके से हम किसका प्रयोग करते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव सॉरी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। समझ में आ रहा है भाई, इनको नोट डाउन करिए जरा, नोट डाउन करिए अच्छे से। चलिए एक एग्जांपल और दे दे भाई, देख लीजिए। देखिए यहीं पर देख लीजिए, यहां मैंने लिख दिया विच ऑफ दीज जेंटलमैन, जेंटलमैन इज मिस्टर मुकेश, विच ऑफ दिस जेंटलमैन इज मिस्टर मुकेश। तो यहाँ पर क्या है, जेंटलमैन, कौन से जेंटलमैन, मिस्टर मुकेश हैं। और कौन से जेंटलमैन मिस्टर मुकेश हैं, दैट इज गिवन द सेंस ऑफ सिलेक्शन बी यूज द प्रोनाउन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन ऑफ विच। हम किसका प्रयोग करेंगे, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन विच का प्रयोग करेंगे, जहां पर सेंस आपको किसका देगा, हमेशा सिलेक्शन का भाव देगा। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई ना, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक नहीं है। तो ये था दोस्तों आज का सेशन, कैसा लगा। जो भी बच्चे अभी चैनल पर नए हो प्लीज़ वो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक को लेकर के। आपका टॉपिक होगा इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग जल्दी जल्दी सेशन से जुड़ जाया करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।